का होता, यानी मैं पुराना वाला मिस्टर लू होता तो अभी तक तुम्हारे झांसे में आ जाता, पर मैं पुराना वाला लू नहीं हूँ। अब हमारे बीच रिश्ता बदल गया है। लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और हमारा हीरो सोचने के साथ ही यांग जेनियर को अपने गोद में उठा लेता है और फिर कमरे के गेट को खोलकर कमरे के अंदर ले जाता है और फिर बिस्तर पर पटक देता है। और ये हरकत करता हुआ देख यांग जेनियर सोचने लगती है कि हो सकता है तुम मिलियनेयर होगे और तुमने अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाई, पर तुम तो एक लड़के ही हो, तुम्हारे अंदर भी इच्छा जगती ही होगी। मुझे बस अपना तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना है। एक बार ये बन गया तब तुम मेरे रिश्ते को नकार नहीं पाओगे। डू इट लूली, डू इट। और गाइस यांग जेनियर ये सोचने के साथ ही अपने आंख को बंद कर लेती है, पर वो ध्यान देती है कि अरे कुछ हुआ क्यों नहीं। और ये सोचने के साथ ही वो अपना आंख खोलती है तो सामने देखती है कि हमारा हीरो वहाँ चुपचाप खड़ा है और उसने कुछ नहीं किया। यांग जेनियर हमारे हीरो को इस तरह खड़ा हुआ देख कहती है, अरे क्या हुआ, कुछ गलती हो गई क्या? तो इस पर हमारा हीरो कहता है, तुम इस समय ज्यादा क्यूट लग रही हो, पर जब तुम नाटक कर रही थी नशे में होने का तब तुम बहुत बेकार लग रही थी। ये सुनते ही यांग जेनियर बहुत ही नर्वस हो जाती है और कहती है, लूली लूली रुको, मुझे एक्सप्लेन करने दो, मुझे मेरी बात समझाने दो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो इस पर तुरंत ही हमारा हीरो उसके होठ को अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम जैसी शैतानी बिल्ली यानी जंगली बिल्ली पसंद है। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं पहले वाला लूली नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपने चार्म में फंसाना चाहती हो तो तुम्हें दिखाना होगा कि आखिर तुम क्या क्या कर सकती हो मेरे लिए। ये सुनते ही यांग जेनियर बहुत ही ब्लश करने लगती है और सोचती है, दैट साला, मैंने सोचा था कि मैं इसे अपने जाल में फंसा लूंगी, पर मैं तो इसी के जाल में फंस गई। रात बीत जाती है और हमें सुबह का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हमारा हीरो अपने कंप्यूटर पर रिसर्च कर रहा होता है। पर तभी यांग जेनियर तुरंत उठती है और दौड़ते हुए रेडी होने को जाती है और कहती है, अरे मैं लेट हो गई काम के लिए आज। तो फिर हमारा हीरो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे वर्क प्लेस पर पहले ही एक नोटिस दे दिया है कि आज तुम काम पर नहीं आ पाओगी, इसलिए आज तुम अच्छे से आराम करो। ये सुनते ही यांग जेनियर कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, मुझे बहुत ही भूख लगी है, तो चलो अपने कुकिंग स्किल को मुझे दिखा दो कि तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। ये सुनते ही यांग जेनियर ब्लश करने लगती है और कहती है, ठीक है। और ये बोलते ही यांग जेनियर किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। यांग जेनियर को खाना बनाता हुआ देख हमारा हीरो सोचता है, ये है पैसे की ताकत, इस पैसे की ताकत पर आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो और अपने चार्म को फैला सकते हो। फिर तभी हमारे हीरो के दरवाजे पर नॉक नॉक होता है और हमारा हीरो दरवाजा खोलते हुए कहता है, अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? और जैसे ही हमारा हीरो दरवाजा खोलता है लैंग हाओ वहां आ जाता है और कहता है, मास्टर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत सुबह सुबह आ गया। तो ये सुनते ही हमारा हीरो हैप्पी हो जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी स्पिरिट पसंद आई। फिर हमारा हीरो लैंग हाओ से कहता है कि तुम अभी के लिए मुझे सर बुला सकते हो। तो इस पर लैंग हाओ कहता है, यस सर। और ये सुनकर वहीं किचन में यांग जेनियर सोचने लगती है कि अरे कौन मास्टर बुला रहा है लूली को, आखिर ये लूली कैसा पर्सन है जो अपने आप को मास्टर बुलवा सकता है किसी से। फिर यांग जेनियर वहां आ जाती है और हमारे हीरो और लैंग हाओ को चाय सर्व करती है और कहती है, अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वहीं बैठा लैंग हाओ मिस यांग जेनियर को देखकर बहुत ही ब्लश करने लगता है। फिर तभी हमारा हीरो लैंग हाओ के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है और कहता है, हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और यही है वो कॉन्ट्रैक्ट, और तुम किसी 3 चीज को मुझसे करने से मना कर सकते हो और मैं उस काम को तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ये करना है तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में उस 3 चीजों को लिख सकते हो, और अगर तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जस्ट साइन कर दो यहाँ पर। लैंग हाओ ये सुनते ही तुरंत कॉन्ट्रैक्ट को इधर खींचता है और उस पर बिना पढ़े ही साइन कर देता है। ये देखकर हमारा हीरो पूछता है, अरे तुम मुझ पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा भी नहीं और तुमने साइन कर दिया। अगर तुम मुझ पर सच में इतना भरोसा करते हो तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा और आज से हम एक टीम हैं, ओके पेंग हाओ। फिर हमारा हीरो भी कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे पन्ने पर साइन कर देता है और पेंग हाओ से कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि मैं तुम्हें 2 काम करने को कहूंगा। तो मेरा पहला काम यह है कि तुम एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को खोजो जिसका नाम है जा बुवेन। तो गाइस ज़ैंग बुवेन वही व्यक्ति होता है जिससे हमारे हीरो ने सबसे पहले जिंदगी लाइफ स्पैन खरीदी थी। फिर हमारा हीरो कहता है, ये एक चिट्ठी है जो तुम्हें ज़ैंग बुवेन को देनी है, तो उसे दे देना और कुछ भी गड़बड़ मत करना, ठीक है, समझ गए ना? तो इस पर पेंग हाओ कहता है, ठीक है सर, आप इस काम को समझ लीजिए कि ये काम पहले ही हो गया। फिर पेंग हाओ वहां से जाने लगता है और उसे जाता हुआ देख हमारा हीरो सोचता है कि एक साथी होना कितना अच्छी बात है, मेरा काम बहुत ही आसानी से हो रहा है और अगर मुझे अपना इटरनल क्लब बनाना है तो मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी।
मैं अकेले ये नहीं कर सकता और सबसे पहले मुझे ग्राहकों के डाटाबेस को कलेक्ट करना होगा जिनसे मुझे लाइफ स्पैन के बारे में डील करनी है और उसके लिए मुझे एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर बनाना होगा फिलहाल के लिए जो एक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होगा और मुझे एक जगह भी खोजनी होगी जो एटर्नल क्लब के लिए सूटेबल हो। पर चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बहुत दिनों से एक प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर रहा हूँ जिसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम किया है, तो मुझे किसी ऐसे को खोजने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी जो मेरे लिए ऐप पर काम करे, जो मेरे लिए ऐप डेवलप करे। ऐसे लोगों को खोजना बहुत आसान होगा। स्टार्टिंग में हमें चाइना का साइबर हब दिखाया जाता है जहां पर सारे के सारे नेटवर्क के काम होते हैं। फिर वहीं का एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कहता है तो बताओ चेकिंग कैसी चल रही है, तो दूसरा एम्प्लॉय कहता है तुम चिंता मत करो, दुनिया का कोई ऐसा बेवकूफ इंसान नहीं होगा जो हमारे फायरवॉल सिस्टम पर अटैक करे। यहाँ पर जितने सुपर कंप्यूटर हैं उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले ही पीछे छोड़ दिया है और अगर किसी हैकर ने इसे हैक करने की कोशिश की तो वो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। पर तभी अचानक से गाइस वो सारे के सारे सुपर कंप्यूटर हैक हो जाते हैं और सभी जगह लाल लाल कलर के हैकिंग सिस्टम चलने लगते हैं जिस पर सिर्फ एक ही तस्वीर दिखती है। और ये देखकर वहां का एम्प्लॉय कहता है इसकी माँ का ये कैसे हो गया, आखिर ये हैक कैसे हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रोड का सीन दिखाया जाता है जहां पर न्यूज चल रही होती है कि कल रात में एमसीटी और एनसीटी को हैक कर लिया गया, उनके सारे साइबर सिस्टम को पूरी तरीके से हैक कर लिया गया और इसमें चाइना का कुल नुकसान 10 बिलियन से भी ज्यादा का हुआ है। सो गाइस जिस हैकर ने इस सारे सिस्टम्स को हैक किया है उसे बस एक मैसेज देना था, वो कहना चाहता था कि मैं मरने वाला हूँ और मैं इस दुनिया को अपने साथ लेकर मरूंगा। फिर हमें न्यूज दिखाई जाती है जहां पर एक एंकर बोल रही होती है जिस डाटा को हैक किया गया है वो ग्रीन लेबोरेटरी के एक सुपर कंप्यूटर का है, अगर ये डाटा खो गया तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी खो जाएगा और हम बहुत समय पहले चले जाएंगे जिससे हमें करोड़ों का नुकसान होगा। साइकोलॉजिस्ट की माने तो ये व्यक्ति एक साइकोपैथ है जो मरने वाला है और ये चाहता है कि अगर ये मरे तो एक ऐसा इवेंट क्रिएट करे जहां पर इसे सभी लोग याद रखें और जब ये मरे तो पूरी दुनिया में तबाही का मंजर हो। और गाइज ये न्यूज और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो देख रहा होता है और ये न्यूज देखकर वो सोचता है कि इस व्यक्ति के पास जिसने ये सारे सिस्टम हैक किए हैं उसके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा समय नहीं है। और ये सोचते हुए वो पेंग हाओ को कॉल मिलाता है और कहता है पेंग हाओ तुम्हें एक काम करना है, क्या तुम रॉन्ग फैमिली के पास जा सकते हो और उन्हें कह सकते हो कि मुझे उनकी मदद की जरूरत है। मिस्टर रॉन्ग से कहना कि मुझे उनके एक्सपर्ट की जरूरत है वो भी थोड़ी देर के लिए और ये एक उनके लिए टेस्ट होगा जिसमें अगर वो पास होते हैं तो मेरा भरोसा उनके लिए बढ़ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कमरा दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और गाइज यही वो हैकर होता है जिसने सारे सिस्टम्स को हैक किया होता है और वो बहुत ही ज्यादा खास रहा होता है और फिर कहता है हा 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 तुमने देखा मैंने क्या कर दिया, मैंने कितनी तबाही मचा दी, तुम लोग बहुत सारे बुड्ढों, तुम साले हरामियों, मैं बीमार हूं तो उससे क्या, मैं ऐसी वैसी मौत नहीं मरूंगा, मैं अब भी इस पूरे दुनिया के नेटवर्क पर कंट्रोल डिजर्व करता हूं। जब मैं पूरी तरह से सिस्टम को करप्ट कर दूंगा और उस सुपर कंप्यूटर को भी करप्ट कर दूंगा तब मैं इस पूरी दुनिया में एक ऐसी तबाही लाऊंगा जिससे तुम लोग को निकलने में सालों लग जाएंगे। ये हैकर ये बात बोल रहा होता है पर तभी उसके सीने में बहुत तेजी से दर्द होता है और वो कहार उठता है और फिर वो अपने सीने को पकड़कर कहता है अरे मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं, मेरा ये ट्यूमर ये मुझे फिर से हंट करने लगा, मुझे मेरी दवाइयाँ खानी होंगी। पर गाइज ये हैकर दवाइयों के पास नहीं पहुंच पाता और इसका जो चेयर होता है वो गिर जाता है और उसके साथ दवाइयाँ भी गिर जाती हैं। ये हैकर फिर गिर जाता है और फिर सोचता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इस दुनिया के एक सुपर कंप्यूटर को हैक करना ही होगा और पूरी दुनिया के सर्वर को करप्ट करना ही होगा। और ये सोचने के साथ ही ये हैकर दवाइयों को एक टॉफी की तरह चबाने लगता है। मरने से पहले मैं इस दुनिया में एक ऐसा दृश्य बनाऊंगा जिसे देखकर मुझे हमेशा याद किया जाएगा, मैं इस दुनिया को मेरे साथ लेकर मरूंगा। ये हैकर ये सब सोच ही रहा होता है पर तभी उसके सारे कंप्यूटर्स में वार्निंग आने लगती है खतरा खतरा, आपके सिस्टम को कोई हैक कर रहा है। और गाइस ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो मिस्टर लू होता है। हैकर तुरंत ही अपने सुपर कंप्यूटर को चेक करने लगता है और कहता है अरे मेरे फायरवॉल को किसी ने हैक कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर तभी अचानक से इस हैकर के कंप्यूटर पे एक मैसेज आता है जो मैसेज मिस्टर एल का होता है। तो गाइस ये मिस्टर एल और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है जिसने मैसेज में लिखा होता है कि तुम मरोगे नहीं, मुझे खोजो, मैं तुम्हें सेव कर सकता हूँ, यानी मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। ये पढ़ते ही हैकर कहता है अरे इन लोगों ने मुझे खोज लिया, पर उन्हें क्या लगता है मैं 3 साल का बच्चा हूँ जो इस मैसेज का मैं रिप्लाई दूंगा और उनके बातों में आ जाऊंगा। कितना बड़ा बेवकूफ है ये जो भी मैसेज कर रहा है। पर तभी ये हैकर ध्यान देता है कि लगातार कंप्यूटर पर मैसेज आने लगते हैं और फिर कंप्यूटर पर हमें दूसरा मैसेज दिखाई जाता है मिस्टर एल का जिसमें लिखा होता है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी को बचा सकता हूँ।
फिर तीसरा मैसेज एक वेबसाइट के लिंक के साथ आता है और उस लिंक के नीचे लिखा होता है कि एक ट्राई दो और अपनी जिंदगी बचा लो। ये देखकर ये हैकर बहुत ही ज्यादा तेजी से हंसने लगता है और कहता है, हा हा हा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम एक वीडियो के लिंक से मेरे इंक्रिप्शन प्रोग्राम को हैक कर लोगे और मेरे जगह का पता लगा लोगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो चलो देखते हैं तुम्हारे पास कितना स्किल है। चलो तुम्हारे वीडियो को खोलकर देख ही लेते हैं। ठीक है, जब ये लोग खुद मेरे द्वार पर चल कर आए हैं तो चलो इनका स्वागत करते हैं। और ये कहते ही ये जो हैकर होता है वो उस वीडियो को लिंक को खोल देता है और जैसे ही ये वीडियो को लिंक खोलता है वैसे ही हमारा हीरो उस वीडियो में आ जाता है और कहता है, ग्रीटिंग्स यानी वेलकम टापान मोरिस। तो गाइस इस हैकर का नाम रॉबर्ट टापान मोरिस है। ये सुनते ही हैकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? और ये बोलने के साथ ही वो सोचता है, धत साला, मैं बहुत ही लापरवाह था, मेरा नाम इन सब ने खोज लिया है। फिर हमारा हीरो वीडियो में आगे कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं पता बल्कि मुझे ये भी पता है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो। ये बोलने के साथ ही हमारा हीरो चुटकी बजाता है और अपनी टाइम पावर का इस्तेमाल करता है और वो इस्तेमाल करके ये रॉबर्ट जो होता है उसका समय रुक जाता है और उसके सर के ऊपर लाइट चमकती है जिसमें उसके बचे हुए लाइफ स्पैन के बारे में बताया गया होता है, जिसमें सिर्फ 10 दिन बचे होते हैं। फिर हमारा हीरो कहता है, बहुत दुख की बात है, तुम्हारे पास बस जीने को 10 दिन ही बचे हुए हैं। ये देखकर रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है, अरे यहाँ पर क्या हो रहा है? आखिर ये कैसे हो सकता है? ये कोई प्रोजेक्शन तो नहीं है या फिर कोई इल्यूजन है? ये नहीं हो सकता, मैं तो बहुत दूर हूँ और इसे मेरे लोकेशन के बारे में भी नहीं पता है। तो फिर ये क्या है? क्या सच में ये समय को कंट्रोल कर सकता है? और फिर ये सोचने के साथ ही रॉबर्ट हमारे हीरो से चिल्लाकर कहने लगता है, तुम कैसे जानते हो ये सब कि मेरे पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं? पर डॉक्टर ने तो मुझसे कहा था कि मेरे पास अभी और दिन बचे हुए हैं, ये तो बहुत ही कम है। तो इसके जवाब में हमारा हीरो कहता है कि मृत्यु और जीवन के बीच की जो रेखा है वो बहुत ही पतली है और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो आकर मुझसे मिलो, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ वो जो तुम्हें बचा सकता है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे प्रीसियस यानी सबसे मूल्यवान वस्तु समय है और मैं तुम्हें समय दे सकता हूँ। ये सुनते ही रॉबर्ट चिल्लाकर बोलता है, साले आखिर तुम हो कौन? और ये सुनते ही हमारा हीरो जवाब देता है कि मैं जितना तुम्हें जानता हूँ रॉबर्ट, तुम बहुत अच्छे हैकर हो, तो 10 दिन के अंदर मुझे ढूंढ कर दिखाओ और मेरे पास आ जाओ। अगर तुम आ गए तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। गुड लक मिस्टर रॉबर्ट। ये सुनते ही रॉबर्ट बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या कहना चाहते हो? रुको, अभी जाओ मत। फिर हमारा हीरो वीडियो को खत्म कर देता है और वहीं बैठा रॉबर्ट सोच रहा होता है, क्या कोई ये जाल है जो मेरे लिए बिछाया गया है या फिर सच में मेरे जीवन को बचाया जा सकता है? सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कॉफी शॉप दिखाई जाता है जिसके अंदर हमारा हीरो और जो मिस्टर रॉन्ग होते हैं उनका एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो दोनों आपस में मिल रहे होते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर आपने जो मुझसे कहा था मैंने वो कर दिया है, पर फिर भी आपको लगता है कि वो हम तक पहुंच पाएगा? और ये करना सही था, हमने जानबूझकर निशान छोड़ दिए हैं अपने ताकि वो हम तक जल्द से जल्द पहुंच पाए, पर ये क्या करना सही था? तो इस पर हमारा हीरो जवाब देता है कि अगर वो लड़का एक जीनियस है फिर भी वो है तो इंसान ही और सभी इंसान को मौत से डर लगता ही है, तो अगर उसे बचना होगा तो मुझे ढूंढकर 10 दिनों में आ ही जाएगा। और गाइस हमारे हीरो के कहते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस मेरे बैकअप चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। वी लव मानुआ। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें मू सिटी का एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां पर एक व्यक्ति खांसते हुए पहुंच गया होता है और गाइस ये और कोई नहीं बल्कि हमारा रॉबर्ट होता है जो हमारे हीरो से मिलने के लिए मू सिटी आया होता है। फिर रॉबर्ट कहता है, ये वही जगह हो सकती है, यही होना चाहिए वो जगह, क्योंकि मुझे जल्दी से उस व्यक्ति को ढूंढना होगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अगर मैं नहीं ढूंढ पाया तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। ये सोचने के साथ ही रॉबर्ट बहुत तेजी से खांसने लगता है और उसे खांसता हुआ देख एक पुलिस वाला कहता है, अरे भाई क्या हुआ तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही है। तो उस पर रॉबर्ट कहता है, मैं ठीक हूँ, आप बस मुझे ये बताइए कि ये मेंशन कहाँ पर है। और गाइस इसी के साथ रॉबर्ट अपने फोन में उस मेंशन की फोटो उस पुलिस वाले को दिखाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे हीरो का मेंशन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा हीरो और पेंघाओ बैठे होते हैं, जहाँ पर पेंघाओ कह रहा होता है, सर आपने मुझे जो 100 दिन दिए थे उसका मैंने इस्तेमाल पहले ही कर लिया है, पर फिर भी मुझे मेरी शरीर बहुत ही कमजोर लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं जल्द ही बीमार पड़ने वाला हूँ। ये सुनते ही हमारा हीरो सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि जो मैंने 100 डेज इसे दिए थे वो सिर्फ इसे उसके 100 डेज पहले के शरीर में ही ले जा पाया, यानी जैसा वो 100 दिन पहले था वैसा ही इसका शरीर बन पाया, पर इसका जो ट्यूमर है वो ठीक नहीं हो पाया। क्या हुआ अगर मैं समय को कंट्रोल कर सकता हूँ, फिर भी मैं हूँ तो इंसान ही, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं। मैं सिर्फ अपने नए नए पावर्स का इस्तेमाल करना सीख सकता हूँ अभी, पर मैं इतने बड़े बीमारी को ठीक नहीं कर सकता।
मेरी मेडिकल नॉलेज भी काफी नहीं है इस बीमारी को ठीक करने के लिए। पर एक मिनट रुको, क्या हो अगर मैं अपने सोच को ही बदल दूं और इसे देखने का नजरिया चेंज कर दूं? मैं इस पेंघाव को एक इंसान के रूप में न देखूं बल्कि एक सेल्स के रूप में देखूं। तो गैस सेल्स हमारे खून के अंदर होते हैं और उसके रूप में देखूं तो क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूं? क्या मेरे टाइम पावर के साथ ये काम करेगा? और ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो तुरंत खड़ा होता है और कहता है, पेंघाओ जल्दी से मुझे अपना खून दो, मुझे तुम्हारे खून में एक रिसर्च करनी है और साथ में मुझे एक माइक्रोस्कोप लाके दो जो बहुत ही महंगा हो, ठीक है? ये सुनते ही पेंघाओ बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, सर आप क्या करने जा रहे हो? तो इस पर हमारा हीरो कहता है, मेरे पास एक नया टेक्निक है जिसका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ और उस पर रिसर्च करना चाहता हूँ, और अगर ये रिसर्च कामयाब निकला तो तुम फिर अच्छे से हील हो पाओगे और तुम एकदम स्वस्थ हो जाओगे। ये सुनते ही पेंघाओ बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे हीरो का लेबोरेटरी दिखाया जाता है जहां पर हमारा हीरो सेल्स पर रिसर्च कर रहा होता है और सोचता है, मेरी पावर है कि मैं किसी भी चीज को स्लो कर सकता हूँ, पर क्या हो अगर मैं एक एक सेल्स को स्लो कर दूं और उनके जीवन रेखा को बढ़ा दूं? तो गैस कोई भी चीज स्लो होगी, जैसे ब्लड बहुत जल्दी से मरते हैं, तो अगर हम उसे स्लो कर दें उनके जीवन रेखा को तो वो और भी बहुत दिनों तक जिंदा रह पाएंगे। और यही हमारा हीरो करने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ पर। फिर हमारा हीरो सोचता है, इसका तो यही मतलब है ना, अगर मैंने सेल्स की जीवन रेखा बढ़ा दी तो मैं किसी इंसान की जीवन रेखा भी बढ़ा सकता हूँ। तो गैस जैसे ही हमारा हीरो ये सोचकर माइक्रोस्कोप को जूम करता है, हमारे हीरो को व्हाइट ब्लड सेल्स की जीवन रेखा दिखने लगती है जो कि बस 2-3 दिन ही होती है। पर जैसे ही हमारा हीरो इन ब्लड सेल्स पर अपने पावर का इस्तेमाल करता है और इनके समय को 100 गुना स्लो कर देता है, वैसे ही इनकी जीवन रेखा 67 दिन यानी 67 डेज हो जाती है। ये देखकर हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और खुश हो जाता है। वो सोचता है, और ये काम कर गया, और अगर मैं बीमार सेल्स पर अपने जीवन रेखा का इस्तेमाल करूं, अपने टाइम पावर का इस्तेमाल करूं, तब मैं उनकी जीवन रेखा बढ़ा सकता हूं। और एक बार अगर इनकी जीवन रेखा बढ़ गई तो फिर इनका जो डिसीज है, जो बीमारी है, वो फैलने में समय लगेगा और क्या पता तब तक इंसान के अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम ही उस बीमारी को खत्म कर दे। मैं ल्यूकेमिया जैसी डिसीज को और बहुत सारे अन्य डिसीज को भी जड़ से मिटा दूंगा, उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे हीरो के मेंशन का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर रॉबर्ट आ चुका होता है और सोचता है, आखिरकार मैं यहाँ पर पहुंच ही गया, आखिरकार मुझे पता चलेगा कि क्या ये सच में अपने पावर का इस्तेमाल कर सकता है। उह उह। और ये सोचने के साथ ही ये जो रॉबर्ट होता है वो दरवाजे पर नॉक नॉक करता है, पर तभी वहां पर पेंग हाउ आ जाता है और तुरंत दरवाजे को खोल देता है, जिसके लड़ने से रॉबर्ट गिर जाता है। और तभी पेंग हाउ कहता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम घर में ताक झांक करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर कुछ चुराने आए हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर तभी वहां पर हमारा हीरो आ जाता है और कहता है, आखिर ये कैसी आवाज है? तो इस पर पेंग हाउ जो रॉबर्ट को पकड़े हुए होता है कहता है, सर मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहा है और लगता है ये कोई जासूस है जो यहाँ पर हमारी जानकारी निकालने आया है। तो इस पर रॉबर्ट कहता है, मुझे अभी के अभी छोड़ दो, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम आखिर किससे भिड़ रहे हो? अगर मैं गुस्सा गया तो मैं तुम्हारी सारी नंगी तस्वीरें डार्क वेब पर डाल दूंगा। ये सुनते ही हमारे हीरो के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो कहता है, अरे डार्क वेब, क्या तुमने अभी डार्क वेब कहा? क्या तुम रॉबर्ट टापान हो? हा हा हा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? फिर हमारा हीरो रॉबर्ट को घर के अंदर ले जाता है और कहता है, रॉबर्ट तुम तो बहुत ही स्किलफुल व्यक्ति हो, तुमने हमें 10 दिन के अंदर ही ढूंढ निकाला। तो इस पर रॉबर्ट कहता है, मुझे लगा नहीं था कि चाइना वाले व्यक्ति इतने अच्छे होंगे, पर जो भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने कहा था कि तुम एक टाइम बिजनेसमैन हो, पर तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। रॉबर्ट ये बात बोल ही रहा होता है, पर तभी पीछे से पेंग हाउ रॉबर्ट को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, क्या तुम्हारा आंख अंधा हो गया है? तुमने सर से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम अंधे हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो फिर रॉबर्ट कहता है, मेरे सर पे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो पेंग हाउ कहता है, तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं फिर से मारूंगा। तो इस पर रॉबर्ट कहता है, मार के दिखा, मार के दिखा। ये सब होते हुए हमारा हीरो देख रहा होता है और तभी कहता है, पेंग हाउ रुक जाओ और इधर आओ, मेरे पास आओ। फिर पेंग हाउ हमारे हीरो के पास जाकर घुटने पर बैठ जाता है और उसके सर पर हाथ रखकर हमारा हीरो उसके सेल्स पर अपने टाइम पावर का इस्तेमाल करता है और फिर सोचता है, हाँ जब तक मैं अपने पावर को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ तब तक मैं किसी भी चीज के टाइम को कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ ये दिख गए मुझे, यही है वो डिसीज का सेल्स जिसे मुझे हटाना है और उसके समय को बढ़ाना है। चलो व्हाइट ब्लड सेल्स, चलो अब 10 गुना स्लो हो जाओ। फिर जैसे ही हमारा हीरो अपने टाइम पावर का इस्तेमाल करता है, पेंग हाउ के अंदर एक दर्द सा समा जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द फील होता है। वो चिल्ला उठता है दर्द के कारण। हर जगह पर टाइम की रोशनी ही रोशनी होती है और ये सीन देखकर रॉबर्ट भी बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो चुका होता है। फिर हमारा हीरो पेंग हाउ से कहता है, मैंने तुम्हारे ल्यूकेमिया के सेल्स को 10 गुना स्लो कर दिया है, अब तुम्हारे सब कुछ इम्यूनिटी सिस्टम पर है, तुम्हारा ठीक होना तुम्हारे इम्यूनिटी सिस्टम पर है।
जमीन पर पड़ा पेंघाओ बहुत तेजी से हाँफ रहा होता है और सोचता है ये फीलिंग बिल्कुल अलग है पहले से, मुझे पहले जैसी फीलिंग नहीं हो रही। फिर पेंघाओ हमारे हीरो से कहता है, सर मेरा दर्द चला गया सर, और मुझे बहुत ही एनर्जीफुल फील हो रहा है। और फिर ये सुनते ही हमारा हीरो रॉबर्ट से पूछता है, तो रॉबर्ट बताओ मेरी शक्तियां देखकर तुम्हें कैसा लगा। और गाइस फिर हमें रॉबर्ट दिखाया जाता है जिसका चूतिया कट गया होता है और वो चुपचाप हमारे हीरो को देख रहा होता है और फिर कहता है, बहनचोद आखिर ये कैसे हो गया। और गाइस इसी के साथ दिखाया जाता है और उसी के अंदर जो रॉबर्ट होता है वो कह रहा होता है, अरे वाह ये कितना अमेजिंग है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ये बहुत ही इनक्रेडिबल है, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, वूहू मुझे पहले की तरह हेल्थी महसूस हो रहा है। फिर हमारा हीरो कहता है, चलो जब ये खत्म हो गया है तो अपने बिजनेस पर आते हैं। पर तभी गाइस जो रॉबर्ट होता है वो हमारे हीरो के पैरों में गिर जाता है और उसके पैर पकड़कर कहता है, तुम एक असली भगवान हो, तुम एक असली गॉड हो, तुम्हारे जैसा और कोई दूसरा गॉड नहीं है। और ये सुनते ही जो वहां पर लैंग हाओ होता है वो तुरंत कहता है, हे साले रॉबर्ट सर से अच्छे से पेश आओ, समझ गए ना। फिर हमारा हीरो कहता है रॉबर्ट से, रॉबर्ट क्या तुम मेरा इटर्नल क्लब ज्वाइन करना चाहते हो, इस बारे में सोचो, अगर तुमने ज्वाइन किया तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये सुनते ही रॉबर्ट तुरंत कहता है, मैं ज्वाइन करूंगा, मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगा, मैं आपको फॉलो करूंगा और आप जो कहोगे वो करूंगा, मैं आपसे प्यार करता हूँ सर, आई लव यू। फिर रॉबर्ट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने लगता है। फिर हमारा हीरो रॉबर्ट से कहता है, जैसे ही तुम मेरे लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम मेरे लिए 3 चीजें करो। तो तुम्हें सबसे पहले एक ऐसा डाटाबेस बनाना होगा जिसमें सारे टैलेंटेड लोग, जितने इस दुनिया में टैलेंटेड लोग हैं उनका डिटेल हो, उन पर फोकस करो जिनकी बॉडी बहुत ही वीक हो या फिर उन्हें कोई बीमारी हो या फिर उनके माता पिता को कोई बीमारी हो। इस तरह अगर उन्हें हेल्प चाहिए होगी तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ और बदले में वो मेरा इटर्नल क्लब ज्वाइन कर लेंगे। मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जहां पर मेरे जितने भी नए कस्टमर आएंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ही पुराना व्यक्ति हूँ, यानी मैं 1000 या 2000 साल से जी रहा हूँ और इस धरती पर हूँ और मैं अपने कस्टमर्स को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये सुनते ही रॉबर्ट कहता है, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर रॉन्ग का विला दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर रॉन्ग और उनका भतीजा होते हैं और उनका भतीजा मिस्टर रॉन्ग को व्हील चेयर पर घुमा रहा होता है। फिर मिस्टर रॉन्ग का भतीजा पूछता है, अंकल क्या ऐसा सच में हो सकता है, क्या मिस्टर लू सच में मरे हुए व्यक्ति को वापस जिंदा कर सकते हैं। तो इस पर मिस्टर रॉन्ग कहते हैं, मैं झूठ बोल सकता हूँ पर मेरी बॉडी झूठ नहीं बोलेगी, देखो मुझे बहुत ही स्वस्थ फील हो रहा है और ये कोई इल्यूजन नहीं है। फिर तभी मिस्टर रॉन्ग के पीछे एक बॉडीगार्ड आ जाता है और कहता है, सर एक 20 साल के लड़के ने ये मुझे दिया है आपको देने को और कहा है कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, मैंने इस बॉक्स को चेक कर लिया है और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। फिर तभी मिस्टर रॉन्ग उस बॉक्स को देखते हैं और कहते हैं, क्या ये मेरे लिए है। और तभी मिस्टर रॉन्ग उस बॉक्स के लोगों को ध्यान देते हैं और वो देखते ही मिस्टर रॉन्ग तुरंत कहते हैं, अरे ये तो मिस्टर लू ने भेजा है, जल्दी से मुझे दो, जल्दी दो। तो गाइज मिस्टर रॉन्ग उस बॉक्स को खोलते हैं और उसमें एक मोबाइल होता है जिसमें सिर्फ एक ऐप होता है और वो ऐप का नाम होता है दी इटर्नल क्लब। और गाइज ये एक मैसेजिंग ऐप होता है जहां पर टास्क आएंगे और उस टास्क को कंप्लीट करना होगा। फिर मिस्टर रॉन्ग का भतीजा कहता है कि अंकल मैं भूल गया, उसी लड़के ने मुझे थोड़ी देर पहले एक लेटर दिया था जो मुझे आपको देने के लिए कहा गया था। ये सुनते ही मिस्टर रॉन्ग गुस्सा जाते हैं और कहते हैं, साले हरामी तुमने इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे अभी तक नहीं बताया और इसे छुपा कर रखा, जल्दी से इसे पढ़ो और मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखा है। ये सुनते ही मिस्टर रॉन्ग का भतीजा लेटर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि स्वागत है आपका इटर्नल क्लब में। इटर्नल क्लब एक ऐसा मैसेजिंग ऐप है जिसमें आपको पॉइंट जुटाने होंगे और वो पॉइंट आपको टास्क करने पर मिलेंगे। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल और ऐसे करते करते पूरे 6 लेवल होंगे। पहले लेवल पे आपको 1000 पॉइंट मिलेंगे और जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा ये 100 मिलियन पॉइंट हो जाएंगे और आप जैसे जैसे लेवल पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए ऑप्शन खुलते जाएगा लाइफ स्पैन खरीदने का, यानी जीवन रेखा खरीदने का। आप अगर 6 लेवल पे हो तो आप 26 साल का जीवन रेखा खरीद सकते हो उस पॉइंट से, और अगर आप A1 स्टेज पे हो तो सिर्फ आप 1 साल की खरीद सकते हो और ये सारे पॉइंट्स आपको मिशन कंप्लीट करके ही मिलेंगे और किसी तरह नहीं मिल सकते। फिर ये लेटर पढ़ने के बाद मिस्टर रॉन्ग का भतीजा कहता है, अगर मैं सामने से मिस्टर लू से नहीं मिला होता तो मैं ऐसे इटर्नल क्लब पे कभी भरोसा नहीं करता, पर मुझे अब इटर्नल क्लब पे बिलीव है। फिर मिस्टर रॉन्ग अपने भतीजे से कहते हैं, सभी लोगों को इकट्ठा होने के लिए बोलो, मेरे पास एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट है करने को। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉल दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर रॉन्ग और उनके जितने भी लोग होते हैं वो लोग इकट्ठा हुए होते हैं। फिर वहीं बैठे मिस्टर रॉन्ग सबसे कहते हैं, मुझे एक इनविटेशन आया है मिस्टर लू की तरफ से और वो इनविटेशन है इटर्नल क्लब में ज्वाइन होने का। ये सुनते ही वहां के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपने में बात करने लगते हैं कि क्या ऐसा क्लब सच में है, क्या ये लीगल है।
आखिर किस प्रकार के लोग हैं इस इटरनल क्लब में? हा हा हा, क्या पता ये लोग बहुत ही एंशिएंट ह्यूमन होंगे। गाइस, एंशिएंट ह्यूमन वो ह्यूमन होते हैं जो 2000 या 3000 साल पुराने होते हैं। ये सब सुनकर वहीं बैठा मिस्टर रॉन्ग का भतीजा कहता है, गाइस आप लोग को ये मैटर बहुत ही ज्यादा सावधानी से लेना चाहिए। अगर हमने इसे सावधानी से नहीं लिया तो रॉन्ग फैमिली की बर्बादी निश्चित है। ये सुनते ही रॉन्ग फैमिली का एक मेंबर कहता है, क्या सच में मिस्टर लू ऐसा कर सकते हैं? मिस्टर रॉन्ग का भतीजा कहता है, हाँ मिस्टर लू बहुत ही पावरफुल पर्सन है और इसीलिए हम उससे इस तरह से भिड़ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है, इसलिए हमें सोच समझकर उससे डील करनी होगी। फिर एक और व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ भाइयों, हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए इस इटरनल क्लब को लेकर। ये सुनते ही मिस्टर रॉन्ग कहते हैं, तुम सबने गलत सोच लिया। मैं यहाँ पर तुम सबको इसलिए नहीं बुलाया हूँ, मैं यहाँ पर तुम सबको एक न्यूज बताने आया हूँ, न कि तुम सबकी बकवास सुनने आया हूँ। समझ गए ना? तुम्हारे साथ मैं जितनी देर बकवास करूंगा उतना ही मैं मिस्टर लू को रिप्लाई करने में देर करूंगा। तो इस पर मिस्टर लू का भतीजा कहता है, अंकल मुझे माफ कर दीजिए, पर हम सब में से किसी को भी मिस्टर लू ने क्लब में इनवाइट नहीं किया, सिर्फ आपको किया है। तो ये सुनते ही मिस्टर रॉन्ग कहते हैं, तो इसलिए मैं ही ये कितना खतरनाक है ये जानूंगा और इसे भापूंगा। ये कहते ही मिस्टर रॉन्ग इटरनल क्लब के आइकॉन पर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही क्लिक करते हैं इटरनल क्लब का ग्रुप खुल जाता है और सभी देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसमें पहले ही बहुत सारे मेंबर्स ऐड होते हैं। और तभी पीछे खड़ा आदमी कहता है, अरे इसमें तो बहुत सारे आदमी हैं पहले से ही। फिर हमें इटरनल क्लब का ग्रुप दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग मिस्टर रॉन्ग का स्वागत कर रहे होते हैं और तभी टास्क के बारे में बात करते हैं कि मिस्टर लू नए टास्क को रिलीज करने वाले हैं, तो जैसे ही रिलीज करेंगे हम पहले होंगे जिसे टास्क मिलेगा। तो गाइज ये सारे लोग कोई भी नहीं है, मिस्टर रॉन्ग ही सिर्फ इस ग्रुप में पहले पर्सन है और ये सारे लोग को हमारा हीरो नकली रूप से बना रहा है रॉबर्ट की मदद से। फिर तभी मिस्टर रॉन्ग का भतीजा जो एनवलप मैसेज में आया होता है उसे खोल देता है और उसे पढ़कर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि उसमें 1000 साल पुराने व्यक्ति के बारे में बातचीत होती है। और गाइस हमारा हीरो यहाँ पर ये बताने की इन सबको कोशिश कर रहा है कि वो बहुत ही पुराना व्यक्ति है, करीब 2-3 हजार साल पुराना व्यक्ति है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो रॉबर्ट को कह रहा होता है, रॉबर्ट इसी तरह टाइप करते जाओ, मिस्टर रॉन्ग को लगना चाहिए कि जो टाइप कर रहा है व्यक्ति वो 1000 से 2000 साल पुराना व्यक्ति है। ये सुनते ही रॉबर्ट बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, मुझे मानना होगा इसमें तो बेंच जो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर तभी इंटरनल ग्रुप में मैसेज आता है कि नंबर 2 क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कितने साल के हो? और गाइस ये मैसेज मिस्टर रॉन्ग ने किया होता है और ये पढ़ते ही रॉबर्ट कहता है, फंस गया जाल में। फिर हमारा हीरो रॉबर्ट को बोलता है कि रॉबर्ट तुम ना नंबर 10 बनके और नंबर 63 बनकर ये रिप्लाई दो कि कम से कम ये जो नंबर 2 है उसकी उम्र कम से कम 2000 साल नहीं तो 3000 साल होगी। ये सुनते ही रॉबर्ट कहता है, समझ गया बॉस, और यही टाइप करने लगता है। उसके बाद रॉबर्ट कहता है, बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है बॉस, ये काम करना तो मेरे पिछले हैकर वाले काम से भी ज्यादा अच्छा है। फिर हमारा हीरो रॉबर्ट से कहता है, रॉबर्ट हमने बहुत गेम खेल लिया, अब चलो रियल बिजनेस पर आते हैं। तुम नंबर 2 बनकर मिस्टर रॉन्ग को मैसेज करो और उन्हें एक टास्क कंप्लीट करने को कहो। ये सुनते ही रॉबर्ट कहता है, ओके बॉस, और फिर एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर रॉन्ग जो कि आपका नंबर 126 है तो अपना नाम चेंज करके आप 126 लिख दीजिए। और उसके बाद एक बड़ा मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि एक नया टास्क आ रहा है जो चेयरमैन आप सबको भेजना चाहते हैं। इस टास्क को कंप्लीट करने पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आपने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया तो आप ऑफिशियली इस इटरनल क्लब के एक मेंबर बन जाएंगे। और ये मैसेज मिस्टर रॉन्ग के लिए होता है। ये सुनते ही मिस्टर रॉन्ग के गले का पानी सूख जाता है और फिर वो हमारे हीरो का एक बहुत ही विशाल रूप देखने लगता है जिसमें हमारा हीरो उससे पूछ रहा होता है, मिस्टर रॉन्ग क्या तुम रेडी हो? और गाइस क्लब के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं जो इटरनल क्लब के ऐप में बताया गया होता है, जिसे पढ़कर मिस्टर रॉन्ग कहते हैं कि इटरनल क्लब को मिस्टर लू ने बनाया है। इटरनल क्लब को सिर्फ 3 मेन गोल के लिए बनाया गया है। पहला, इस पृथ्वी को बचाना, दूसरा, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और उसे डेवलप करना, और तीसरा, ह्यूमन एवोल्यूशन पर रिसर्च करना। फिर तभी मिस्टर रॉन्ग बोलते बोलते रुक जाते हैं और ये देखकर वहां के सभी लोग पूछने लगते हैं कि मिस्टर रॉन्ग क्या हुआ, आपने पढ़ना रोक क्यों दिया? तो इस पर मिस्टर रॉन्ग कहते हैं, नंबर 45 और नंबर 10 जो है वो 100 साल से भी ऊपर के हैं, तो सोचो नंबर 2 कितना साल का होगा, वो तो 1000 साल से भी ऊपर का होगा ना। तो आपका नंबर जितना कम होगा आप उतने ही ज्यादा उम्र के होगे। हमारी रॉन्ग फैमिली की भी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, पर मैंने सोचा नहीं था कि इटरनल क्लब में क्वीन डायनेस्टी के भी लोग होंगे और मिंग डायनेस्टी के भी लोग होंगे। तो गाइस क्वीन और मिंग डायनेस्टी वो डायनेस्टी है जैसे हमारा भूतकाल है, बहुत पहले के राजा महाराजाओं का देश, वैसे ही मिंग और क्वीन डायनेस्टी होती है और उसी के लोग इटरनल क्लब में है, ऐसा मिस्टर रॉन्ग सोच रहे हैं। और तुम सोचो इतने दिनों में इन लोगों ने जो पैसे कमाए होंगे और जो धन बनाया होगा, इनका वेल्थ हम सोच भी नहीं सकते कि कितना ज्यादा होगा, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है।
तो तुम सब ध्यान से सुन लो, इस ग्रुप के जितने लोग हैं उनसे कभी भी पंगा नहीं लेना, ठीक है, समझ गए ना? तो इस पे वहां पे जो लोग होते हैं वो कहते हैं यस सर हम समझ गए। फिर तभी इटर्नल क्लब वाला मोबाइल हिलने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है, क्योंकि उस पर एक मैसेज आया होता है जिसमें एक नया टास्क दिखाया गया होता है। तो गाइज ये वही टास्क होता है जिसे हमारे हीरो ने पिछले चैप्टर में दिया था। तो गाइज इस टास्क को पढ़कर वहां पे जितने लोग होते हैं वो कहते हैं ये टास्क इतना भी हार्ड टास्क नहीं है। तो इस पर मिस्टर रॉन्ग तुरंत कहते हैं भूलो मत, हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों की निगाहें हैं, इसलिए अपना सब कुछ देना और अपना जज्बा दिखाओ, इस टास्क को कंप्लीट करने में अपना जी जान लगा दो और अच्छा से अच्छा रिजल्ट दो, ठीक है? तो गाइस इस एनवलप में जो टास्क होता है वो ये टास्क होता है कि आपको एक अच्छा मेंशन ढूंढना है जहां पर इटर्नल क्लब का बेस बनेगा। तो गाइस इसी टास्क को पूरा करने के लिए मिस्टर रॉन्ग अपनी जी जान लगा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा हीरो और रॉबर्ट दिखाए जाते हैं, जहां पर रॉबर्ट हमारे हीरो से कहता है बॉस रॉन्ग फैमिली ने हमें मैसेज किया है और इस मैसेज में लिखा होता है कि हम समझ गए, हम अपना बेस्ट करेंगे इस मिशन को कंप्लीट करने में। और ये पढ़ने के साथ ही रॉबर्ट हमारे हीरो से कहता है हा 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 बॉस हमने एक बहुत बड़ी मछली अपने जाल में फंसा ली है। तो इस पर हमारा हीरो कहता है बहुत अच्छे, पर हम अभी शांति से नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि हमें रॉन्ग फैमिली को यह विश्वास दिलाना है और अपना लोकेशन ट्रैक नहीं होने देना है। तो इस पर रॉबर्ट जवाब देता है बॉस आप चिंता मत करिए, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक वो एक कतरा भी नहीं पकड़ पाएंगे हमारा। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है कि इस दुनिया में अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाने से बढ़िया काम और एक्साइटिंग काम और कुछ नहीं हो सकता, और वो भी वहाँ जहाँ पर आपको कोई भी नोटिस ना कर पाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉबर्ट हमारे हीरो को बहुत सारे प्रिंट दे रहा होता है, जिस प्रिंट में बहुत सारे मेंशंस की फोटो होते हैं। और फिर रॉबर्ट कहता है बॉस ये प्रिंट अभी भी गर्म है, मुझे लगा नहीं था कि रॉन्ग फैमिली इतनी जल्दी हमारे लिए इतने सारे मेंशन खोज लेगी, हर एक लोकेशन एक नंबर है और लगता है कि अब हमारा काम हो गया है। तो इस पर हमारा हीरो कहता है रॉन्ग फैमिली सच में बहुत महान फैमिली है, ये सारे प्रॉपर्टीज बहुत ही महंगे महंगे प्रॉपर्टीज हैं, पर मुझे अपना पहला क्लब बनाना है, इसीलिए मुझे ढंग से और बहुत ही सावधानी के साथ अपना नया मेंशन चुनना होगा। फिर ये कहते ही हमारा हीरो एक फोटो उठाता है और कहता है ये मेंशन ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे यही पसंद है, चलो इसे ही चुनते हैं। तो इस पर रॉबर्ट भी कहता है हाँ मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा, ये 3000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और साउथ और ईस्ट दोनों मिलाकर ये बना हुआ है, इसलिए ये इतना भी खराब नहीं है। तो इस पर हमारा हीरो कहता है हाँ यही है वो मेंशन जहाँ पे हमारा पहला इटर्नल क्लब का बेस बनेगा। फिर गाइस हमें इस मेंशन का एक फोटो दिखाया जाता है और तुरंत ही सीन शिफ्ट होता है और हमें पूरा का पूरा मेंशन ही दिखाया जाता है और उसके बाद हमें रॉन्ग फैमिली दिखाई जाती है जो उस मेंशन के पास आ चुकी होती है। इसी के साथ हमारे हीरो की एंट्री होती है जो रॉबर्ट और पेंग हाओ के साथ आया होता है और उसे आता हुआ देख मिस्टर रॉन्ग कहते हैं मिस्टर लू आप आ गए, हम आपका बहुत देरी से इंतजार कर रहे थे। तो इस पर हमारा हीरो जवाब देता है देरी के लिए माफी मांगता हूँ मिस्टर रॉन्ग, और आप पहले से बहुत ज्यादा हेल्थी लग रहे हैं। ये बोलने के साथ ही हमारा हीरो मिस्टर रॉन्ग के लाइफ स्पैन यानी जीवन रेखा को देखता है जहाँ पर 348 दिन बचे होते हैं और फिर मिस्टर रॉन्ग हमारे हीरो से कहता है ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, आपकी वजह से मैं आजकल बहुत ज्यादा ही हेल्थी रहता हूँ और अच्छा महसूस करता हूँ। तो इस पर हमारा हीरो जवाब देता है मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, आपने खुद अपने मेहनत की कमाई से अपने समय को खरीदा है। ये बोलने के साथ ही हमारा हीरो सोचता है मुझे लगा ही था कि मिस्टर रॉन्ग के लाइफ स्पैन को बढ़ा देने से इनका शरीर फिर से हेल्थी हो जाएगा और जैसे ये अपनी जवानी में थे वैसा शरीर हो जाएगा। फिर मिस्टर रॉन्ग हमारे हीरो से बोलते हैं मिस्टर लू हमारी रॉन्ग फैमिली आपकी बहुत ज्यादा कर्जदार है। फिर मिस्टर रॉन्ग का भतीजा कहता है मिस्टर लू क्या आप इस मेंशन का एक टूर लेना चाहेंगे, चलिए मिस्टर लू इस तरफ आइए। फिर हमें इस मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसे देखकर सभी लोग वाव बोल रहे होते हैं, किचन वाव, बेडरूम वाव, हर जगह वाव वाव वाव। फिर तभी मेंशन के एक एरिया को देखकर रॉबर्ट कहता है अच्छा है, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी और ये एरिया मेरे कंप्यूटर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो ये सुनते ही लैंग हाउ कहता है अरे बेवकूफ इस तरह से खुद से डिसीजन मत बनाओ, एक बार हमारे सर मिस्टर लू से पूछ लो। तो वहीं खड़ा हमारा हीरो ये सब सुन रहा होता है और कहता है कोई बात नहीं पेंग हाओ तुम भी एक कमरा चुन सकते हो, तुम्हें भी तो अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए एक रूम चाहिए था। फिर मिस्टर रॉन्ग का भतीजा पूछता है मिस्टर लू क्या ये जगह आपके पसंद की है। तो इस पर हमारा हीरो जवाब देता है ये ठीक है, अगर ये ठीक नहीं भी हुआ तो हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस पर मिस्टर रॉन्ग का भतीजा कहता है आप चिंता मत करिए मैं आपको संतुष्ट कर कर ही रहूंगा। और ये बात बोलने के साथ ही हमारा हीरो रॉबर्ट को इशारा कर देता है और रॉबर्ट भी अपना सर हाँ में हिला देता है और फिर अपने हैकिंग मोबाइल पर एक बटन को टैप कर देता है जिससे कि मिस्टर रॉन्ग के मोबाइल पर मैसेज चला जाता है कि आपने मिशन कंप्लीट कर लिया और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपको 600 पॉइंट और प्लस 100 पॉइंट एक बोनस के रूप में दिए
गए हैं। फिर इस मैसेज को पढ़कर रॉन्ग फैमिली के सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, पर हमारा हीरो उन सबको देखकर सोचता है मेरे पास वर्कर आ गए हैं, मेरे पास ग्राहक भी आ गए हैं और मेरे पास अब काम करने के लिए जगह भी आ गई है, तो समय आ चुका है अपने बिजनेस को और ज्यादा फैलाने का और फिर और ज्यादा बिजनेस करने का। हीरो का नया मेंशन दिखाया जाता है जिसे हमारे हीरो ने मिस्टर रॉन्ग से लिया होता है। फिर हमें पंचिंग बैग दिखाया जाता है जिसे और कोई नहीं बल्कि पेंग हाओ मार रहा होता है, और फिर हमारा हीरो इस पेंग हाओ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि एम्प्लॉय नंबर 001 इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही शांत है और मेरी हर बात मानने को ये तैयार रहता है, इसीलिए मैंने इसके फ्यूचर के लिए ये सोचा है कि मैं इसे एटर्नल क्लब का सिक्योरिटी गार्ड के रूप में बनाऊंगा जो सारे सिक्योरिटीज गार्ड का चीफ होगा, और इसीलिए मुझे इसके बॉडी को और भी ज्यादा ट्रेन करवाना चाहिए। रॉबर्ट टपान एम्प्लॉय नंबर 002 इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब है, ये वही काम करता है जिसमें ये इंटरेस्टेड होता है, इसके अंदर किसी भी टास्क को करने की बहुत ज्यादा ही उत्सुकता है और इसे मुझे फ्यूचर में एटर्नल क्लब के मैसेज ऐप को चलाने के लिए रखना चाहिए और एटर्नल क्लब के सारे एक्टिविटीज को यही संभालेगा। अब बात आती है मेरी, मैं क्या करूं? तो मुझे एटर्नल क्लब को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें सोचनी होंगी और अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी किताबें, थ्योरीज और प्रैक्टिकल करने होंगे, तभी मैं एटर्नल क्लब को अच्छे से चला सकता हूं। मेरा समय फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए जो न ही धीरे चले और न ही ज्यादा तेज चले, वो एकदम मेंटेन होकर चले, और ऐसा ही फ्यूचर मैं बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं सबको ये साबित करने पर लगा हुआ हूँ कि मैं बहुत ही एंशिएंट आदमी हूँ, यानी बहुत ही 2000-3000 सालों से जिंदा हूँ, और मैं ऐसा फ्यूचर भी बनाना चाहता हूँ जहाँ पर हर चीज डेवलप हो जाए और अच्छा चलने लगे। पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं तो एक टीचर के बराबर भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा सोच भी नहीं सकता। ऐसा लगता है कि मुझे अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना होगा और इस एटर्नल क्लब को बहुत ज्यादा फेमस बनाना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉन्ग फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉन्ग फैमिली का भतीजा चिल्लाते हुए कहता है अजीन अक्यून अक्यून जल्दी इधर आओ, मुझे एक नया मिशन मिला है। ये सुनते ही सभी दौड़े दौड़े चले आते हैं और कहते हैं ब्रदर तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तो गाइस फिर हमें इस मिशन के बारे में दिखाया जाता है जहां पर हमारे हीरो ने इन सबसे एक टैलेंटेड व्यक्ति को खोजने को कहा होता है, जो टैलेंटेड व्यक्ति हमारे पेंघाओ को ट्रेनिंग दे सके। पर तभी पीछे मिस्टर रॉन्ग आ जाते हैं और कहते हैं तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? ये मिशन के खो जाने का, ताकि ये मिशन कोई और कंप्लीट कर ले। जल्दी दौड़ो और सबसे अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो हमारे मिस्टर ब्लू के लिए अच्छा काम कर सके। फिर हमें एटर्नल क्लब के मैसेज पे दिखाया जाता है कि सिस्टम अनाउंसमेंट हुआ है कि 118 लोगों ने इस मिशन को चुनने की कोशिश की, पर मिस्टर रॉन्ग को ये मिशन मिल गया, बहुत आप लकी हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें एटर्नल क्लब का मेंशन दिखाया जाता है जहां पर रॉबर्ट कहता है वाह ये रॉन्ग फैमिली तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसने इंस्ट्रक्टर खोज भी लिया तुम्हारे लिए लेंघाओ, अब तुम बहुत ही ज्यादा बिजी होने वाले हो। बेचारे मुझे तुम पर तरस आ रही है क्योंकि तुम्हारे दिन अब बहुत ज्यादा हार्ड होने वाले हैं। तो इस पर पेंघाओ कहता है तुम शांत नहीं हो सकते, तुम कितना बकवास कर रहे हो, तुम्हारी शोर सुनकर मैं थक गया हूँ, तुम्हारा काम तो टाइप राइटिंग का है ना, तो जाओ अपना काम करो। फिर हमारा हीरो वहां आ जाता है और रॉबर्ट से कहता है तुम इतना अकड़ू बनने की कोशिश मत करो रॉबर्ट, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इटरनल क्लब के ग्रुप में ऐसे टाइप करना जैसे कि कोई बहुत पुराना व्यक्ति टाइप कर रहा हो, फिर भी तुम एकदम मॉडर्न स्टाइल में टाइप करते हो, इसीलिए तुम्हें चाइनीज कल्चर पर और ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए और अपने मिस्टेक्स को सही करना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, अपनी टेक्सटिंग हैबिट को ठीक करो, ठीक है? भविष्य में तुम मुझे पूरी दुनिया से कस्टमर से बात करने में मदद करोगे, इसलिए तुम्हें सारी की सारी लैंग्वेज सीखनी है, तो चलो स्टार्ट हो जाओ। तो इस पर रॉबर्ट जवाब देता है चिंता मत करो बॉस, मैं बहुत ही समझदार हूँ, मैं समय रहते ही सारे भाषाओं को सीख लूंगा। तो फिर हमारा हीरो कहता है रुको रुको मुझे इसे रिकॉर्ड कर लेने दो। ये सुनते ही पीछे खड़ा पेंघाओ कहता है क्या बकवास कर रहे हो रॉबर्ट? फिर हमारा हीरो कहता है पेंघाओ आज से तुम्हारे दिन बहुत ही कठिन होने वाले हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल कमरा तैयार किया है जिसकी रफ्तार बाहर की दुनिया से 100 गुना धीरे चलेगी, यानी अगर बाहर तुम 1 घंटे बिताते हो तो उसके अंदर सिर्फ 6 मिनट ही हुए होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम बहुत ही हार्ड वर्क करना उसमें। मैंने तुम्हारे लिए जो इंस्ट्रक्टर मंगवाया है वो तुम्हें गन चलाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना और बहुत तरीके के मार्शल आर्ट सिखाएगा। तो क्या तुम अपने बॉडी के साथ इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो? तो इस पर पेंघाओ कहता है सर आप सोच लीजिए कि ये काम हो गया। फिर अगला दिन होता है और हमें मेंशन दिखाया जाता है जिसके नीचे एक इंस्ट्रक्टर आके खड़ा होता है और वो कहता है हेलो मिस्टर लू, मेरा नाम जेंग जियो है, मुझे माफ कर दीजिए मैं अपनी पूरी टीम को यहाँ पर नहीं ला पाया, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अकेला ही काफी हूँ और मैं अकेले ही किसी को भी ट्रेन कर सकता हूँ
और आज से मैं सिर्फ और सिर्फ आपका आदेश मानूंगा। तो फिर इस पर हमारा हीरो जवाब देता है, तो बताओ क्या तुम नाश्ता करना चाहोगे? तो इस पर ज़ेंग ज़ाओ कहता है, सर मैं आधे समय पहले ही नाश्ता कर चुका हूँ, तो इसीलिए अगर आप चाहें तो मैं अभी के अभी अपने काम को स्टार्ट कर सकता हूँ। ये सुनते ही हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है, वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, मिस्टर रॉन्ग ने बहुत अच्छा व्यक्ति मेरे लिए तैयार किया है। फिर हमारा हीरो ज़ेंग ज़ाओ से कहता है, ज़ेंग ज़ाओ इनसे मिलिए, ये है पेंग हाओ, इन्हीं को आपको इंस्ट्रक्ट करना है। आप पेंग हाओ पर जितना ही कठोर होना चाहे हो लीजिए, पर इसे अच्छे से सिखाइएगा। तो इस पर ज़ेंग ज़ाओ जवाब देता है, मुझे बहुत ही खुशी होगी। फिर पेंग हाओ ज़ेंग ज़ाओ से कहता है, इंस्ट्रक्टर ज़ेंग ज़ाओ आपके साथ काम करके मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो इस पर ज़ेंग ज़ाओ कहता है, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा हीरो रॉबर्ट के कमरे में हमें लेके जाता है और बताता है कि आज के कंप्यूटर्स रॉबर्ट की टेक्नोलॉजी को मैच नहीं कर सकते। रॉबर्ट की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि कोई भी कंप्यूटर उसके लिए उपयोगी नहीं है। इन फ्यूचर मुझे एक सुपर कंप्यूटर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी को लेकर मैं फ्यूचर अपना सेव कर सकता हूँ और इटर्नल क्लब के लिए भी सुपर कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। और सिर्फ सुपर कंप्यूटर ही रॉबर्ट के लिए अच्छा होगा, मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही होगा इन फ्यूचर में। एक टॉप क्वालिटी का सुपर कंप्यूटर 100 मिलियन से भी ज्यादा का होगा, पर मुझे इटर्नल क्लब के लिए ये इन्वेस्टमेंट तो करना ही है। फिर हमारा हीरो पेंग हाओ का रूम चेक करता है, जहां पर जाओ ज़ेंग पेंग हाओ को फाइटिंग स्टाइल सिखा रहा होता है। दरअसल गाइस यहाँ पे पेंग हाओ पिटा रहा होता है बस। पेंग हाओ को एक मुक्का लगता है और मुक्का लगते ही पेंग हाओ दूर जाकर गिरता है। फिर पेंग हाओ जमीन पर गिरकर सोच रहा होता है कि ये फाइटिंग एकदम अलग है, जैसा मैं रोड पर फाइटिंग करता था और गलियों में फाइटिंग करता था, ये इससे बिल्कुल भी अलग है। तो ऐसा होता है एक फाइटर और एक आर्मी का जवान। फिर ज़ेंग ज़ाओ हमारे पेंग हाओ से कहता है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? मेरे पास छोटे बच्चों के साथ खेल खेलने का कोई भी वक्त नहीं है। तो फिर वहीं बैठा पेंग हाओ हाफते हुए कहता है, हे साले जाइंट मुझे कम मत समझो। और ये कहते ही पेंग हाओ जाओ ज़ेंग पर अटैक कर देता है, पर ट्रेनर ज़ेंग ज़ाओ उस पेंग हाओ के अटैक को डॉज करता है और उसे ब्लॉक करके उसके चिन पर एक मुक्का दे मारता है और फिर उसके कंधे को पकड़कर अपने घुटने से दे मारता है, जिससे कि पेंग हाओ के मुंह से खून निकल जाता है। फिर ट्रेनर ज़ेंग ज़ाओ पेंग हाओ के गले को दबा देता है और कहता है, आर्मी के जवानों में तुम जैसा पिद्दी लड़का 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। तुम तो एक बूढ़े व्यक्ति को भी मार नहीं सकते हो। लगता है तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा ही कुछ छूट दे रखी है। तुम फालतू कितनी मेहनत कर रहे हो, अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दो, तुम आगे कुछ नहीं कर सकते हो। तो अभी अपना समय भी बचा लो और मेरा समय भी बचा लो, चलो इस काम को यहीं बंद करते हैं। मैं यह सब तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ पेंग हाओ, तुम्हें खुद अच्छा नहीं लगेगा कि डेली तुम मेरे हाथों पिट जाओ और मार खाते रहो। तो इस पर पेंग हाओ हाफते हाफते कहता है, चुप कर साले, बस आ जा मुझसे लड़ने, मैं डरता नहीं हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो ये ट्रेनर होता है वो पेंग हाओ का उम्मीद तोड़ना चाहता है और उसे गिव अप करवाने की सोच रहा होता है, पर जब पेंग हाओ अच्छे से बोलता है और जवाब देता है कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, तो ये सुनते ही जाओ ज़ेंग ट्रेनर जो होता है वो सोचने लगता है, वाह तुम इतने भी बेकार नहीं हो। और ये सब होते हुए हमारा हीरो गेट पर खड़ा होकर देख रहा होता है और फिर सोचता है, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है, तो चलो अब मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो पेंग हाओ। और ये कहते ही हमारा हीरो उस रूम के समय को 100 गुना स्पीड बढ़ा देता है और अब उस रूम में जो भी ट्रेनिंग होगी वो बहुत ही रफ्तार से होगी, पर बाहर की दुनिया में अभी भी समय बहुत स्लो चल रहा होगा। फिर तभी हमारा हीरो का मोबाइल रिंग करने लगता है और हमारे हीरो के मोबाइल पर कॉल आने लगता है और गाइज ये कॉल ज़ैंग बुवेन का होता है। तो गाइज ज़ैंग बुवेन कौन है? ये वही ज़ैंग बुवेन होता है जिससे हमारे हीरो ने सबसे पहले टाइम खरीदा था, जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। और ये फोन उठाते ही हमारा हीरो पूछता है, हाँ कौन बोल रहे हो आप? तो इस पर ज़ैंग बुवेन कहता है, क्या आप मिस्टर लू बोल रहे हो? क्या आपको मैं याद हूँ? मैं ज़ैंग बुवेन बोल रहा हूँ। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम वही हो ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ज़ैंग बुवेन। और गाइज ये कहते ही हमारी स्टार्टिंग में हमारा हीरो पेंग हाउस से डिटेल निकलवा रहा होता है ज़ैंग बुवेन के बारे में कि आज तक उसने क्या क्या चीजें की हैं, जो पैसे हमारे हीरो ने उसे दिए थे उसके लाइफ स्पैन के बदले में, तो उस पैसे का ज़ैंग बुवेन ने क्या क्या किया उसी के बारे में हमारा हीरो डिटेल मांग रहा होता है पेंग हाउस से। और पेंग हाउस हमारे हीरो को बता रहा होता है, सर आपने जो डिटेल उस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के बारे में मांगी थी वो मैंने लाकर रख दी है, आप इसे पढ़ लीजिए। तो फिर हमारा हीरो उस डिटेल को पढ़ने लगता है और फिर वो देखता है कि ज़ाओ बोवेन ने कहाँ कहाँ पर हमारे हीरो के पैसे को खर्च किया है, और वो देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ज़ाओ बोवेन ने एक आईफोन और बहुत सारे लड़कियों के कपड़े और गुची की वॉचेस और बहुत सारी ब्रांडेड कंपनीज की सामान खरीदी थी। और वो ज्यादातर क्लब में जाता है और डिस्को बार में डांस करता है लड़कियों के साथ। ये पढ़ते ही हमारा हीरो कहता है, ये ज़ैंग बुवेन कुछ ज्यादा ही आसमान में नहीं उड़ रहा है, ये तो बहुत सारे पैसे सिर्फ लड़कियों पर ही खर्चा कर रहा है।
तो इस पर पेंगा जवाब देता है, हाँ सर, इसने अभी कुछ दिन पहले ही अपने बर्थडे पार्टी मनाई थी, वो भी बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट में, और ये लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है। जैंग बुवेन ने अपने लिए एक नाम बना लिया है। इसने अभी तक बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट बहुत सारी लड़कियों को बांटे हैं, और इन लड़कियों से ये कन्फेस भी कर देता है, यानी इन लड़कियों को पब्लिक में प्रपोज भी कर देता है। ये अपने पैसे खर्च करने को कुछ नहीं समझता है, और जिस भी लड़की के ऊपर ये पैसे खर्च करता है वो लड़की बहुत ही ज्यादा अमीर होती है। मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जैंग बुएन के सिर्फ हफ्ते भर के खर्च 1 लाख रुपए से भी ज्यादा के हैं। फिर हमारा हीरो कहता है, ऐसी बात है क्या? लगता है मैंने जो पैसे उसे दिए थे वो उसके लिए कम पड़ गए। चलो उसे फिर से मिलते हैं और उसे भीख मांगते हुए देखते हैं कि कैसे वो पैसों के लिए मुझसे भीख मांगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैफे दिखाया जाता है जहाँ पर जैंग बुएन हमारे हीरो का इंतजार कर रहा होता है और सोच रहा होता है, अरे यार मिस्टर लू अभी तक आए क्यों नहीं? क्या ऐसा तो नहीं हो गया कि वो मेरे बारे में भूल गए और यहाँ नहीं आएंगे? पर तभी जैंग बुएन पीछे ध्यान देता है तो कैफे का गेट खुलता है और हमारा हीरो अंदर आता है। हमारे हीरो को देखकर जैंग बुएन एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, मिस्टर लू आखिरकार आप यहाँ पर आ गए। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, मिस्टर जैंग ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हो। तो इस पर जैंग बुवेन जवाब देता है, मिस्टर लू आप बहुत ही मजाकिया हो, प्लीज सीट पर बैठिए। फिर हमारा हीरो जैंग बुवेन से कहता है, तुम्हारे कपड़ों को तो देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये सस्ते कपड़े हैं, ये तो बहुत ही महंगे कपड़े लग रहे हैं। इन्हें देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे पैसों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस पर जैंग बुवेन बहुत ही नर्वस होकर हमारे हीरो से कहता है, एक्चुअली बात यह है कि सर मैं चाहता हूँ। तो इस पर हमारा हीरो जवाब देता है, जैंग बुवेन मेरा काम जो है वो मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं लाइफ खरीदता हूँ और उसके बदले में पैसे देता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, और अभी के लिए तुम्हारे पास 64 साल जीने को हैं, तो बताओ तुम अपने कितने साल बेचना चाहोगे मेरे पास? तो इस पर जैंग बुवेन कहता है, हे मिस्टर लू अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपने 2 साल बेचना चाहता हूँ। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, हमारा ये सेकंड ट्रांजैक्शन है यानी दूसरा लेन देन है, तो इस पर कोई लिमिट सेट नहीं है, आप जितने चाहो उतने लाइफ स्पैन बेच सकते हो मुझे। तो अच्छे से सोच लो कि आखिर तुम कितने साल मुझे बेचना चाहते हो। पर फिर भी मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, हर चीज की एक कीमत होती है, तुम जितने साल मुझे बेचोगे उतना ही जल्दी तुम बुढ़े होते जाओगे, इसीलिए ध्यान से सोचो, तुम अभी भी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और तुम्हारे आगे बहुत फ्यूचर है। तो इस पर जैंग बुवेन जवाब देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा है कि अगर मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ तो मुझे उसे एक अच्छी कार गिफ्ट करनी होगी, और इस तरह से हम दोनों मिलकर बहुत ही अच्छे अच्छे जगह पर जा सकते हैं और घूम सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी इच्छा से मेरे साथ रहे और मेरे साथ मिलकर पूरी दुनिया घूमे। मिस्टर लू आपने मुझसे कहा कि मेरे पास 64 साल है जीने को, तो चलिए एक नया हिसाब बनाते हैं, मुझे अपने जीवन का 4 साल बेचना है। नहीं नहीं 4 साल नहीं, मुझे 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 5 साल बेचना है, 5 साल, हाँ मुझे अपने जीवन का 5 साल बेचना है। और इस लेन देन के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि मैं दोबारा आपके पास कभी नहीं आऊंगा। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, शांत हो जाओ जैंग बुवेन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा काम ही है समय खरीदना और बेचना। अगर तुम अपनी इच्छा से मेरे पास अपने जीवन को बेचने आए हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही एक असली बिजनेसमैन की पहचान होती है। मिस्टर जैंग 5 साल के आपके जीवन रेखा के लिए आपको कुल कीमत 1.5 मिलियन मिलेंगे, क्या आपके लिए ये ठीक है? तो इस पर जैंग बुवेन कहता है, हाँ ये ठीक है। और इसी के साथ गाइस हमें दिखाया जाता है मोबाइल जिसमें एक मैसेज होता है जिसमें 1.5 मिलियन हमारे हीरो ने जैंग बुवेन को ट्रांसफर कर दिए होते हैं, और उसे देखकर जैंग बुवेन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है, वाह ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, मेरे पैसे मेरे पास आ गए, और वो भी पूरे 1.5 मिलियन, हाँ मेरे पास 1.5 मिलियन आ गए। वहीं खड़ा हमारा हीरो जैंग बुवेन की हालत को देखकर बहुत ही सोच में पड़ जाता है और उसकी फिक्र करने लगता है। फिर जैंग बुवेन हमारे हीरो से कहता है, तो ठीक है मिस्टर लू अब मैं आपसे अलविदा कहता हूँ, क्योंकि अब मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, तो फिर मिलना कहना अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। इसी के साथ जैंग बुवेन वहां से जाने लगता है और उसे जाता हुआ देख हमारा हीरो कहता है, फिर मिलते हैं जैंग बुवेन। तो गैस यहाँ पर हमारा हीरो यह कहने की कोशिश कर रहा है कि जैंग बुवेन अपने पैसों की लालच में हमारे हीरो से दोबारा जरूर मिलेगा। और इसी के साथ हमारा हीरो रॉबर्ट को फोन लगा देता है। तो फिर फोन उठाते ही रॉबर्ट पूछता है, हे बॉस क्या हुआ? तो इस पर हमारा हीरो कहता है, तो बताओ हमारे कस्टमर्स की डाटा कलेक्शन का काम कैसा चल रहा है? तो इस पर रॉबर्ट कहता है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर हमारा हीरो पूछता है, मेरे पास कुछ जीवन रेखाएं हैं बेचने को, तो क्या तुम्हें कोई ऐसा कस्टमर मिला जिसे मैं जीवन रेखा बेच सकता हूँ? तो इस पर रॉबर्ट जवाब देता है, यस सर मुझे एक बुढ़ा व्यक्ति मिल गया है जो 97 साल का है, जिसका नाम सॉन्ग जीटोंग है, और ये मृत्यु के बहुत ही ज्यादा करीब है और किसी दिन में लुढ़कने वाला है। सर ये मनोरंजन जगत का यानी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है और मू सिटी के चौथे ग्रेट फैमिलीज में से एक फैमिली है, और ये मरने वाला है जल्दी। तो ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है, तो क्या नाम इसका बताया तुमने? सॉन्ग जीटोंग, यही ना? तो गैस यही कहते ही हमारे हीरो के ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वी लव मानुआ।
सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विलम मानवा पर। और आज हम टाइम बिजनेसमैन का चैप्टर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सॉन्ग फैमिली के बारे में बताया जाता है, जो कि मू सिटी की चौथी सबसे बड़ी फैमिली है। और ये फैमिली 100 साल से भी ज्यादा समय से मू सिटी में है और इसका काम फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा है। ये लोग एक इन्फ्लुएंसर है जो मू सिटी में काम कर रहे हैं। और जो सॉन्ग फैमिली का हेड है, जिसका नाम सॉन्ग जीटोंग है, वो भी बहुत मेन कैरेक्टर है, जिसने अपनी फैमिली को बढ़ावा दिया और एक अच्छा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन के दिखाया। ऐसा कहते हैं कि सॉन्ग जीटोंग ने आज तक जिस भी हीरोइन को चूज किया है वो हमेशा हाई रैंक पे गई है और एक बहुत ही अच्छी एक्टर बन के आई है। ये एक अच्छा प्रोड्यूसर भी है। और सॉन्ग जीटोंग के पोते सॉन्ग वैन का शादी होने वाला है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी न्यूज है। सॉन्ग जीवन सॉन्ग जीटोंग का पोता है और एक डायरेक्ट डिसेंडेंट है, और एक सीईओ का पोता होने के कारण इन फ्यूचर इसको सारी संपत्ति सॉन्ग जीवन को ही मिलेगी। सो गाइज, ये सारा न्यूज हमारा हीरो टीवी पर देख रहा होता है और उसके बगल में यांग जेनियर बैठी होती है और कहती है, ब्रदर लू, ये सॉन्ग जीवन है ना? ये तो सॉन्ग जीटोंग का पोता है और बहुत ही ग्रेट एक्टर है। इसकी शादी होने वाली है। वाओ, इसकी शादी तो बहुत ही ज्यादा शानदार होगी। पर न्यूज़पेपर में तो दिखा रहे थे कि ये बहुत सारी लड़कियों के साथ गले मिल रहा है और अचानक से इसकी शादी होने लगी। पर वहीं बैठा हमारा हीरो यंग जेनियर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और कुछ अलग ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि जो मैंने मिस्टर रॉन्ग की फैमिली से 100 मिलियन लिए थे, वो सारे अब खर्च होने को हैं और खत्म होने को हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है, ये सॉन्ग जीटोंग एक अच्छा टारगेट है, क्योंकि ये जल्द ही मरने वाला है, तो इसे मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। और ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो अपने पास्ट के बारे में सोचता है।